हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो फैला दीजिए इसे, मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी यहाँ से क्वेश्चन आता है उन सभी का इसको बेनिफिट मिल सके। तो सभी अपनी सीट की पेटी बांध करके तैयार हो जाए। बाजीराव नर्सिंग एकेडमी से आपकी सफलता का अभियान उड़ने के लिए तैयार है कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी असफलता तो निराश मत होना और सोचना कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। तो मैक्सिमम जो भी आपके प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो सभी किसमें आते हैं। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखने को मिलेगा मैक्सिमम जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो किसमें आते हैं। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के प्रोग्राम होते हैं जो कि मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सभी जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं कौन से टाइप के प्रिवेंशन होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन में आएगा। तो बात करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। इंडिया में कौन कौन से टाइप के कौन कौन सी ईयर में कौन सा प्रोग्राम आया था, क्या नाम था उन सभी का, वन बाय वन करके, क्योंकि यहां से एक ईयर पूछी जाती है कि कौन सा प्रोग्राम कब आया था। तो बहुत ज्यादा सभी प्रोग्राम की एक शॉर्ट लिस्ट बना करके मैं आपको देने जा रहा हूं। तो अपन बात करते हैं, यहां पर आपको लिखना होगा, एक साइड में लगा लीजिए आप, यहां पर सीरियल नंबर लिख लीजिए। यहां पर लिखना है आपको प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम का क्या नाम है एंड कब आया था। तो ईयर यहां पर आपको लिखनी है। तो आप स्टार्ट करने वाले हैं अपन। यहां पर प्रोग्राम कब आया था, प्रोग्राम का नाम क्या था और ईयर में कब आया था, तो कब आया था। बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, कब आई थी 1946 के बारे में। तो आपको जल्दी जल्दी से यहां पर लिखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था। तो यहां पर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1946 में आया था। यहां पर 1946 में कल आपने पढ़ा था क्या आई थी, कमेटी आई थी। कौन सी कमेटी आई थी, बोर कमेटी आई थी, जिसकी रिकमेंडेशन कब दी गई थी, 1946 में दिया गया था। तो बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था। तो 1946 में ये देखने को मिला और इसने प्रिवेंशन के बारे में बताया कि किस तरीके से जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलने से रोका जा सकता है या किस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, उन सभी के बारे में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ने बताया। बात करते हैं नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब क्या करना है आपको, नेशनल फैमिली प्लानिंग करनी है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था, जिन्होंने कहा था कि बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ये किसने दिया, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ने बताया। कब आया था, 1951 में। यहां पर जब देश की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही थी तो उसके लिए प्रोग्राम किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया, उसे नेशनल फैमिली प्लानिंग कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कब आया था, 1951 में। देखने को मिला जो कि देश की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए या देश में जो पॉपुलेशन का एक्सटेंशन हो रहा था उसको कम करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। बात करें अगर यहाँ पर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब आया था, तो यहाँ पर आपको पूरा मैं नहीं लिखाऊंगा, यहाँ पर नेशनल नेशनल क्योंकि सब में आएगा तो आपको यहाँ पर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम है वो सभी में आएगा। तो यहाँ पर आपको नोटेट करके आपको खुद से लिखना होगा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब आया था। तो 1952 1952 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को लाया गया 1952 में। बात करें नेशनल मलेरिया प्रोग्राम के बाद में, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की बात करते हैं कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 1953 में आया था, जहां पर आपको देखने को मिला कि किस तरीके से मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1953 में आया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहाँ पर स्टार मार्क लगा करके नोट कर लीजिए। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1953 में आया। बात करें वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम के बारे में कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम कब आया था, तो यहाँ पर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम कब देखने को मिला? तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम कब आया था? 1954 में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम कब आया? 1954 में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम आया था। बात करें नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के, तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में। 1955 में क्या आया? नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था। बात करें इसके बाद में कि नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भी नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भी 1955 में देखने को मिला। 1955 में नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम दोनों कब आए थे? तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया 1953 में। बात करें वाटर सैनिटेशन सप्लाई की, तो 1954 में आया था। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया 1955 में। फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया 1955 में। बात करें अगर यहाँ पर के नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल मलेरिया, जो मैंने दोनों क्वेश्चन है वो पहले भी लिखाए हुए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोनों क्वेश्चन। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? तो 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था। कब आया था? 1958 में आया। अगर बात करें यहाँ पर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन के बारे में, 1958 में आया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें नेशनल मलेरिया कंट्रोल के बारे में, तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल आया था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में आया था 1953 में। बात करें अगर यहाँ पर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम की, तो 1958 में आया था। बात करें मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में कि मिड डे मील प्रोग्राम कब आया? मिड डे मील प्रोग्राम का मतलब है कि अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि मिड डे मील प्रोग्राम का मतलब है कि वन क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों के लिए क्या दिया जा रहा है, वहां पर उनको कैलोरी की पूर्ति को करने के लिए वहां पर क्या दिया जाता है, वहां पर फूड सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम कब आया था? मिड डे मील प्रोग्राम आया 1961 में आया था। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कब आया? तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 1962 में आया था। तो ये अभी आपको याद रखना है कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कब आया? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1962। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आया 1962 में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आया था। जबकि मिड डे मील प्रोग्राम आया 1961 में। मिड डे मील आया था, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1962 में। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की बात करते हैं। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम या नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला था? तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया था। तो ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1962 में। जहां स्टार मार्क लगा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार में पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ से कि यहाँ पर नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम में 1962 में ही आया था। तो बात करें अगर यहां पर नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम, गॉइटर क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से जो डिजीज होती है उसे गॉइटर के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम भी 1962 में देखने को मिला। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गॉइटर का मतलब होता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उनकी स्वेलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया था, जहां पर आयोडीनाइज साल्ट का क्या किया गया था, प्रचार किया गया था। वहां पर की ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है आपको? आयोडीन साल्ट लेना है। नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर
नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आपने पढ़ा हुआ है, ट्रैकोमा के बारे में पूरा का पूरा आपको पढ़ाया था। किससे होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से फैलता है। कब आया था? तो 1963 में नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला? तो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1963 में नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आया 1963 में। अब ट्रैकोमा में क्या यूज करना होता है? तो यहाँ पर सेफ स्ट्रेटेजीज का यूज करना है। आपने पढ़ी थी सेफ स्ट्रेटेजी के बारे में कि सेफ स्ट्रेटेजी क्या होती है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आता है कि ट्रैकोमा में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, सेफ स्ट्रेटेजी किसमें यूज किया जाता है? तो ट्रैकोमा में क्या किया जाता है? सेफ स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। एस से होता है यहाँ पर सर्जरी, ए का मतलब है एंटीबायोटिक जिसमें मेनली एजिथ्रोमाइसिन होती है, एफ से होता है फेशियल क्लीनिंग, और ई से होता है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। तो ये सभी पूरा का पूरा अपन ने ट्रैकोमा पढ़ाया था। जब पढ़ा हुआ है तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद में क्या देखने को मिला? तो एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया 1963 में। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया 1963 में। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया 1970 में। तो सभी पढ़ने वाले, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आपको जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपने नोटबुक में छापते जाना है तुरंत, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्राम कब आया था, क्या क्या इसका पर्पस थे, ये सभी के बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मेनली आपको वन बाय वन क्वेश्चन का डील किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी प्रोग्राम है वो एग्जाम में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ। वो ऐसे प्रोग्राम है जिनको कि बार बार फ्रीक्वेंटली उनको पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में भी चांसेस है कि इनमें आने की संभावना है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में कि एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था। एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग, एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब देखने को मिला था? तो एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1963 में। एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया 1963 में देखने को मिला। इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर और कौन से प्रोग्राम आए थे। तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब देखने को मिला? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का न्यूट्रिशन देना होता है। तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम की बात करेंगे कि अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम था कब आया था। तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी आपको याद रखना है 1963 में आया था। बात करें अगर यहाँ पर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के बारे में कि विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम कब आया था, तो विटामिन ए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम था वो कब देखने को मिला था? तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया था 1970 में। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सन आपको याद रखना है कि कौन सा विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, जिसमें बताया गया है कि विटामिन ए को किस तरीके से, विटामिन ए होता है वो मेनली कॉज होता है ब्लाइंडनेस का इन चिल्ड्रंस में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन की बात करेंगे तो विटामिन ए आपको आंसर देना है। विटामिन ए के डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस का कॉज होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया, तो कैटरैक्ट आंसर जाएगा। बट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इन्फेक्टियस कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया, तो वहां पर आंसर जाएगा ट्रैकोमा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द विटामिन ए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन इन इंडिया, तो आंसर देना है वहां पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो तीनों क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन बार बार में यहाँ पर जोर दिला के याद करवाए थे आपको। और जो पिछली एग्जाम हुई है हरियाणा सीएचओ के और महाराष्ट्र सीएचओ का, दोनों में यही से क्वेश्चन आए हैं। तो आने वाली एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वन बाय वन करके इनको याद रखना है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की बात करें कि स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था, तो वो भी 1970
स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया? स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी 1970 में देखने को मिला। 1970 में ही स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया था। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी 1970 में आया। तो यहाँ पर आपको 3 प्रोग्राम है। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी कब आया? तो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी आया था 1970 1970 में बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया था। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लाइन खींच लीजिए, अगर आपको प्लस माइनस हो रहा है ऊपर नीचे देखने में, तो आपको बात करते हैं यहाँ पर बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम तीनों कब आए थे? 1970 में आए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना होती है, तो याद रखना है एक्सेलरेटेड रूरल वाटर प्रोग्राम। अब एक्सेलरेटेड वाटर रूरल प्रोग्राम की बात करेगी, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर प्रोग्राम कब आया? 1972 में एक्सेलरेटेड वाटर रूरल प्रोग्राम आया था। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें नेशनल प्रोग्राम ऑफ द मिनिमम नीड्स के बारे में बात करें कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ द मिनिमम नीड्स कब आया था? तो 1974 नेशनल प्रोग्राम फॉर मिनिमल, नेशनल प्रोग्राम फॉर द मिनिमम नीड्स ये कब देखने को मिला? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर द मिनिमम नीड्स आया था 1974 1974 में आया। आगे बात करें अगर यहाँ पर आईसीडीएस के बारे में कि आईसीडीएस कब आया था, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अब तक के जो भी प्रोग्राम पढ़े हैं उसमें सबसे सब एक साइड और ये प्रोग्राम एक साइड। तो यहाँ पर आईसीडीएस की बात करते हैं। कल भी अपन ने आईसीडीएस पढ़ा था जहां पर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो आईसीडीएस की बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड, इसका पहले तो फुल फॉर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड या इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंटल स्कीम, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंटल सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है। कब देखने को मिला था? तो 1975 1975 में आया था। प्योरली क्या होता है यहाँ पर किसका होता है? ये मेनली यहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। यहाँ पर AWW वगैरह आंगनवाड़ी वर्कर सभी इसमें पढ़े थे। आईसीडीएस में आती है। तो 1975 1975 में क्या आया था? आईसीडीएस आया था। आईसीडीएस का आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। आईसीडीएस क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंटल सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है। 1975 में आया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आईसीडीएस। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था। तो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में 1975 पे आया था। और आज क्या है? आज है आपका वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे आज मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो आपको ये याद रखना है 4 फरवरी के दिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और आज की जो थीम है क्या दी गई है? आज की जो थीम दी गई है कि क्लोज द केयर गैप को क्या करना है? आपको क्लोज करना है। तो आज की थीम भी आज लिख लीजिए। वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें 2023 आज के दिन क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे है। आपको क्या करना है? किस तरीके से कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसका अर्ली मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, इन सभी के बारे में वर्ल्ड कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम बताता है। आपको क्या करना है? कार्सिनोजेंस को अवॉइड करना है। कार्सिनोजन क्या होते हैं? कार्सिनोजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं, उन्हें कार्सिनोजेंस के नाम से जाना जाता है। तो कार्सिनोजेंस को जैसे बात करें यहाँ पर किसी तरीके का आपको शराब का सेवन नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, दारू नहीं पीना है, उसके साथ साथ में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान, सुपारी, चैनी, ये सभी का सेवन नहीं करना होता है। ना ही आपको हुक्का खींचना है, ना ही गांव में बड़े बूढ़ों के साथ में बैठ करके तंबाकू पीनी है। तो ये सभी क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि किसके रिस्क को बढ़ाते हैं? कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 आज है। तो इसने थीम क्या दी थी? क्लोज द
केयर गैप, जो क्लोज द केयर गैप, जो भी केयर में गैप है उसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पर इसने जो थीम दी वर्ल्ड एड्स डे की, जो वर्ल्ड कैंसर डे की जो थीम है आज की 2004 फरवरी 2023 के, क्लोज द केयर गैप, केयर के गैप को क्या करो, क्लोज करना है। तो ये थीम थी, किसने दी थी, वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ ने दी है। डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2023 का थीम है कि क्लोज द केयर, केयर गैप को क्या करना है, आपको क्लोज करके रखना है। केयर गैप को क्लोज करना है। ज्यादा से ज्यादा कब मनाया जाता है, 4 फरवरी, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1975 में देखने को मिला। तो ये आपका आज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे है। किस तरीके से आप कैंसर होने को प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इसमें बताया जाता है। बात करें 2020 प्रोग्राम के बारे में कि 2020 प्रोग्राम कब आया था, तो 2020 प्रोग्राम भी 2020 प्रोग्राम कब आया, 2020 प्रोग्राम भी 1975 में ही आया था। 2020 प्रोग्राम कब आया, 1975 1975 में आया। आगे बढ़ते हैं 2025 प्रोग्राम के बाद में आपको पढ़ना है यहाँ पर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में कि नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था। तो बात करें नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें कि नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था। तो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम आया 1970 से 1976 में नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम आया था। तो ये सभी प्रोग्राम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहने वाले हैं। तो आपको वन बाय वन करके इनका सभी को याद रखना है। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन कब आया, 1977 में। तो यहाँ पर आप 25 प्लान लिख लीजिए। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन किसके लिए आया था, यह भी मलेरिया के लिए आया। कब आया, 1977 1977 में मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन आया था 1977 में। ये सभी क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे प्रोग्राम के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब जो भी प्रोग्राम बचे हुए हैं उनके बारे में डील कर लेते हैं। बात करेंगे ईपीआई का। ईपीआई का मतलब होता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कब आया था। तो बात करें अगर वर्ल्ड की तो 1974 में आया, लेकिन बात करें अगर इंडिया में कब आया था, तो इंडिया में आया था 1978 1978 में आया। बात करते हैं, यहाँ पर मैं दोनों क्वेश्चन आपको लिखा देता हूं, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आप उसका आंसर दे सकते हैं कि वर्ल्ड ईपीआई के बारे में बात करते हैं। तो 26वां प्रोग्राम है ईपीआई। ईपीआई का मतलब है, यहां पर आपको याद रखना है ईपीआई। और ईपीआई क्या होता है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये क्या है, ईपीआई के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर यहां पर कि कौन सी ईयर में आया था, तो ईपीआई आया था 1978। अगर बात करें 1978 की, तो ये आया था इंडिया में। कब आया था, 1978 में आया। लेकिन बात करें वर्ल्ड में कब आ गया था, तो वर्ल्ड में 1974 को किसमें आ गया था, वर्ल्ड में, संसार में सबसे पहले आया था 1974 में आया। ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया, जहां पर चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की वजह से ज्यादा क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी, या उनके क्या हो रही थी, मॉर्बिडिटी वो बढ़ रही थी। उनको रोकने के लिए क्या चलाया गया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चलाया गया। ये कब आया था, 1978 में इंडिया में आया। जबकि बात करें अगर वर्ल्ड की पूछ ली जाए स्पेसिफिक दे करके कि वर्ल्ड में कब आया था, तो वहां पर आया था 1974 को वर्ल्ड में आ गया था। आगे बढ़ते हैं पीबीआई के बारे में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात करेंगे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात करते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1982 में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया। लेकिन अगर बात पूछ ली जाए कि नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था, तो इन दोनों में भी आपको याद रखना है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल मेंटल
हेल्थ एक्ट के बारे में। तो एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 1987। 1987 में एक्ट आया। जबकि बात करें अगर प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम कब आया था, तो प्रोग्राम आया था 1982 89 में। 1982 में क्या आया था? 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया। जबकि बात करें नेशनल मेंटल हेल्थ के द्वारा यहाँ पर क्या बना दिए गए, तो यहाँ पर उसके लिए एक्ट बना दिया गया। कब आया? तो नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में, देखने को मिला। बात करें नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, कब आई? नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1983 में आया था। तो बात करते हैं यहाँ पर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम किसके लिए दिया गया था? तो यहाँ पर लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए दिया गया था। लेप्रोसी को किस नाम से जानते हैं? तो अदर नेम की बात करें, अदर नेम क्या होता है? लेप्रोसी का अदर नेम क्या है? तो इसे हैंसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। हैंसन्स डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। पॉजिटिव एजेंट इसका क्या होता है? तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है। प्रोग्राम की बात करें नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम एनएलसीपी के बारे में। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम की बात करेंगे। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बात करते हैं यहाँ पर कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था। दोनों अलग अलग। तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, एनएलईपी के बारे में। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आपने पहले पढ़ लिया है। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम में दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में, 1955 में आया। जबकि बात करें नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? तो 1983 1983 में लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम या एनएलईपी के नाम से इसको जाना गया। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1983 में। अब इसका पर्पस था कि पूरी तरीके से क्या करना है, इरेडिकेट करना है, जो भी लेप्रोसी है उसको पूरी तरीके से जड़ मूलन से खत्म कर देना है देश और दुनिया से। तो ये कब नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया? 1983 में आया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेशनल गुनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में। नेशनल गुनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल गुनिया वर्म इरेडिकेशन, आपको पता चल रहा होगा गुनिया वर्म को किस नाम से जाना जाता है? नारू रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो नेशनल गुनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम प्रीवियस राजस्थान सीएचओ में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि यहाँ पर भारत से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि क्या हो चुकी है, इरेडिकेट हो गई है, और वहां पर इसको आंसर दिया गया था। हिंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, नारू रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर इस तरीके का हिंदी में पेपर आता है तो इसे नारू रोग के नाम से आपको याद रखना है। कब आया था नेशनल गुनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम? 1984 में, 1984 में आया। आगे बात करें अगर यहाँ पर यूआईपी के बारे में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1985 में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया। ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। 1985 में कब आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या इसे नाम से जाना जाता है यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। कब आया था? 1985 में आया। बात करें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो ये 1980 नेशनल एड्स
कंट्रोल प्रोग्राम, ये आपने जब HIV पढ़ा था, एड्स पढ़ा था, तब भी आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक साथ में यहाँ पर लिखना है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था। उसके साथ ही नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? 1987 में आया था। तो 1987 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? 1987 में आया। बात करें नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम में, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, और ये कब आया था? तो ये भी 1987 में आया था। तो नेशनल डायबिटीज, अब डायबिटीज क्या होती है इसके बारे में भी बहुत बड़ा एमएसएन का टॉपिक है, उसके बारे में डील करेंगे। नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम की किस तरीके से आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1987 में। तो 1987 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम 1987, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। तो तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम कब आया? 1989 में ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, और ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम कब आया था? तो ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम देखने को मिला 1989, 1989 में ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम कब आया था? 1989 में ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम आया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज में क्या होता है, कितने टाइप की होती है? तो मेनली डायबिटीज की बात करेंगे यहाँ पर। डायबिटीज किसकी कमी की वजह से होता है? तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, और उसमें ब्लड शुगर ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा बॉडी का हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज का डाइजेशन करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है, और बाकी सभी जो एंडोक्राइनल हार्मोन होते हैं ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, एक्सेप्ट इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा एक हार्मोन होता है जो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज का डिस्ट्रक्शन करके ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। बाकी इसके अलावा जो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड सभी होते हैं, वो ग्लूकोज ग्रोथ हार्मोन हुआ, ये सभी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब यहाँ पर इंसुलिन की कमी हो जाती है, अब इंसुलिन की कमी क्यों हो जाएगी? इंसुलिन की कमी इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर जो आपका पैंक्रियाज होता है, किसी तरीके का पैंक्रियाज का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या पैंक्रियाटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या मान लीजिए पैंक्रियाज की में क्या हो जाता है, अगर पैंक्रियाज खराब हो जाता है, पैंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन प्रोग्नोसिस, रॉस प्रोग्नोसिस सबका किसका होता है? तो सबसे ज्यादा जो गंदा प्रोग्नोसिस है, रॉस प्रोग्नोसिस है, पैंक्रियाटिक कैंसर का देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एरिया कौन से एरिया में होता है पैंक्रियाज में कैंसर, तो हेड ऑफ द पैंक्रियाज में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली कैंसर देखा जाता है। बात करें यहाँ पर अब क्या होगा, पैंक्रियाज में कौन कौन सी सेल पाई जाती है? तो एसिनार सेल होती है जो कि एक्सोक्राइनल ग्लैंड का पार्ट होती है। बात करें एंडोक्राइनल ग्लैंड में, तो एंडोक्राइनल ग्लैंड में अल्फा सेल होती है जो कि क्या बनाती है, सोमेटोस्टेटिन का निर्माण, सॉरी अल्फा सेल होती है ग्लूकागोन बनाती है। बात करें बीटा की, तो बीटा से क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। तो बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन बनाती है। लैंगर ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से इनको जाना जाता है। आगे बात करें यहाँ पर डेल्टा सेल होती है, डेल्टा सेल से क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन का निर्माण होता है। तो ये सभी क्या होने लग जाते हैं जब अगर पैंक्रियाज का कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाता है, या पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाता है, पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। उसमें मेनली किसकी वजह से होता है पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन? तो मेनली जो दारूडे पर्सन होते हैं, मेनली अल्कोहलिज्म वाले पर्सन में मेनली देखने को मिलता है। तो ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायबिटीज को जब लपेटा जाएगा पूरी तरीके से, आपका 2 दिन क्लास चलेगी पूरी डायबिटीज पे, दुनिया का पूरे सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम एक साइड और डायबिटीज वाला पोस्ट जो है टॉपिक एक साइड रहने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज, इसको आपको एमएसएन अब बहुत ही जल्दी अपन पीडियाट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपने कम्युनिटी का ऐसा मेरे हिसाब से कोई ऐसी कोई क्लासें नहीं है जो कि इतना ज्यादा यूट्यूब पर पूरी तरीके से, इतना पहले आपने कभी कम्युनिटी को खोलकर पढ़ा होगा। यूट्यूब के सबसे ज्यादा अगर क्लासें ली है, 1 by 1 क्लासें, रेगुलर क्लासें चलाई गई है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए आने वाले जो भी सीएचओ की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाली क्लासें हैं कम्युनिटी का, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन होता है कम्युनिटी से लिया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाली एग्जाम में, सीएचओ के एग्जाम में। इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए कम्युनिटी लेकर के आए हैं, और कम्युनिटी को पूरी तरीके से 1 by 1 करके पूरी तरीके से आने वाले देश और दुनिया के हर क्वेश्चनों को घुमा दिया गया है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा 2-3 पेपर आपके लगे हैं अभी सीएचओ के, सभी क्वेश्चन आपने पढ़े थे, जो टॉपिक पढ़ा है उससे बाहर कोई भी
क्वेश्चन नहीं गया है, तो ऐसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में कि आगे बढ़ना है, आपको कभी भी मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है। तो बात करेंगे ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में। 1989 में आया। बात करते हैं यहाँ पर अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम 1990 में आया था। अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1990 में, 1990 में अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम 1990 में देखने को मिला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन बाय वन करके आपके प्रोग्राम चल रहे हैं। बात करते हैं चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड कब आया था, 1992 में आया। सीएसएसएम का नाम बदल करके अब आरसीएच कर दिया गया है। आरसीएच का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। कब आया था, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आया कब आया, 1997 को आया। 15 अक्टूबर 1997 को स्टार्ट हुआ। फर्स्ट फेज आई। बात करें अगर सेकंड फेज का, तो सेकंड फेज आए थे 1 अप्रैल 2005 को सेकंड फेज आई। तो इन सभी के बारे में वन बाय वन करके अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितने प्रोग्राम पढ़ लिए हैं अपन ने, उसके बाद में आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक मैक्सिमम अपने दोस्तों तो जगह दीजिए और जोड़ लीजिए इस क्लास के साथ में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, रामबाण क्लास है आपके लिए। बात करते हैं सीएसएसएम के बारे में। सीएसएसएम क्या होता है, सीएसएसएम के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड सर्वाइवल, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के नाम से इसको जाना जाता है। अगर बात करें सीएसएसएम कब आया था, तो 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड आया। आगे बात करते हैं यहाँ पर नाको कब एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको कब एस्टेब्लिश हुआ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन था। ये कब आया था, तो ये भी कब एस्टेब्लिश हुआ, 1992 में, 1992 में नाको एस्टेब्लिश हुआ। बात करें अगर यहां पर एनएसीपी की फर्स्ट फेज कब आई थी, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एनएसीपी की जो फर्स्ट फेज थी वो कब आई, एनएसीपी की फर्स्ट फेज में कब आए थे, 1992 में, 1992 में आए थे। बात करें अगर एनएसीपी के बारे में, एनएसीपी के सेकंड फेज कब आई थी, तो एनएसीपी की सेकंड फेज आई थी। एनएसीपी फेज सेकंड की बात करते हैं, एनएसीपी सेकंड फेज कब आई, तो एनएसीपी की जो सेकंड फेज आई थी 1999 में, 1999 में आई। बात करें अगर एनएसीपी की थर्ड फेज के बारे में, एनएसीपी की जो थर्ड फेज आई थी, एनएसीपी की थर्ड फेज कब आई, तो यहां पर देखने को मिले थे 2007 में एनएसीपी का थर्ड फेज आया। अगर एनएसीपी के फोर्थ फेज की बात करते हैं कि एनएसीपी की फोर्थ फेज कब आई थी, तो एनएसीपी की जो फोर्थ फेज थे वो आई थी आपके 2014 में, 2014 में एनएसीपी की फोर्थ फेज आई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाको कब एस्टेब्लिश हुआ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ 1992 में। सीएसएसएम कब आया, अब सीएसएसएम को चेंज करके आरसीएच में कन्वर्ट कर दिया है और आरसीएच को कन्वर्ट करके आरएमएचसीएच+ए में कन्वर्ट कर दिया गया है। सभी अपन ने पहले पढ़ लिया है, जहां पर आपने एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर पढ़ा था, उस टाइम पे सभी को आपको पढ़ाया हुआ है। और नेशनल एड्स कंट्रोल फेज के बारे में भी आपने एचआईवी एड्स पढ़ा था, तब पढ़ लिया है। तो एनएसीपी फर्स्ट आए थे 1992 में, एनएसीपी फेज सेकंड आया 1999 में, एनएसीपी की थर्ड फेज आई 2007 में और फोर्थ फेज थे 2014 में आई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। बात करते हैं रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, आरएनटीसीपी। आरएनटीसीपी का मतलब क्या होता है, रिवाइज नेशनल
ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का मतलब है नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ये कब आया था? 1993 में, 1993 में क्या आया? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था। कब आया था? 1993 में आया। तो आरएनटीसीपी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएनटीसीपी कब आया? 1993 में आई थी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। बात करते हैं आरसीएच के बारे में। आरसीएच का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है, क्या देखने को मिला, कब आया था? रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी भाभी जी फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके और उसके चाइल्ड के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करते हैं। कब देखने को मिला था? तो 15 अक्टूबर 1997 को आरसीएच कब आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं वो ऐसे क्वेश्चन है जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने का। तो आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कब आया था? 15 अक्टूबर 1997 को रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आया था। आगे बात करते हैं एनआरएचएम। अब बात करें आरसीएच एमसीएच को किसमें बदल दिया? तो यहाँ पर सीएसएसएम था, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, और एमसीएच था मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, उसको कन्वर्ट करके आरसीएच में कन्वर्ट कर दिया। तो बात पूछे आरसीएच कब आया? 15 अक्टूबर 1997 को आया आरसीएच का। ये क्या है? आरसीएच की फर्स्ट फेज है, कब आई थी? आरसीएच फेज फर्स्ट 1997 में आई। लेकिन बात पूछ ली जाए आरसीएच के सेकंड फेज के बारे में, तो आरसीएच की सेकंड फेज थी वो कब आई थी? आरसीएच फेज सेकंड, आरसीएच सेकंड फेज कब आई? तो आरसीएच की जो सेकंड फेज थी वो आई थी 1 अप्रैल 2005 को आरसीएच की सेकंड फेज आई थी। ये भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आरसीएच फेज फर्स्ट कब आया? 1997 में आई। बात करें आरसीएच सेकंड का तो 1 अप्रैल 2005 को आए थे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। अगर आपने कल पढ़ाया था आपको एनआरएचएम के बारे में, वहां शायद मैंने हो सकता है कि 5 अप्रैल पढ़ा दिया हो, 5 अप्रैल। तो यहाँ पर आपको एनआरएचएम में थोड़ा सा अगर करेक्शन करना है तो यहाँ पर इसका डेट में आपको करेक्शन करना है। एनआरएचएम कब आया था? तो एनआरएचएम का मतलब है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और ये भी पिछली बार किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान सीएचओ में पूछा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्थ मिशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से इसको जाना जाता है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, रूरल का मतलब ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन स्वास्थ्य मिशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं कब आया था? तो ये 12, बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 अप्रैल 2005। तो यहाँ पर आपको करेक्शन करना है। अगर मैंने वहां पर 5 अप्रैल लिखा दिया है तो यहाँ पर 5 अप्रैल नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो डेट आई थी 12 अप्रैल को आई थी। तो अगर वहां पर 5 अप्रैल है तो वहां पर करेक्शन करना है। और इसका जो एक्चुअल डेट है कब आया एनआरएचएम, तो 12 अप्रैल 2005 को आया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार में पूछा जाता है। एनआरएचएम के बारे में मेनली पूछते हैं, सन के बारे में पूछते हैं, लेकिन अगर डेट आती है तो 12 अप्रैल 2005 करना है, 5 अप्रैल नहीं करना है। तो यहां पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें बात करें न्यू 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में, यहां पर आपने पढ़ेंगे 2020 प्रोग्राम पढ़ा। अब बात करते हैं न्यू 2020 प्रोग्राम के बारे में। तो न्यू 2020 प्रोग्राम कब आया? न्यू 2020 प्रोग्राम आया था 2006 में आया था। न्यू 2020 प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि न्यू 2020 प्रोग्राम कब आया था। तो ये आया था 2006 में आया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 2020 प्रोग्राम आया था 1975 में आया। लेकिन न्यू 2020 प्रोग्राम कब आया? 2006 में आया था। आगे बात करें अगर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फेज आपने पढ़ ली है पूरे, जेएसएसएस के भी आपने पढ़ा हुआ है। जेएसएस के कब आई? जेएसएसके की बात करते हैं। जेएसएसके के बारे में बता दें तो जेएसएसके का मतलब होता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आए थे ये 2011 में देखने को मिला। 1 जून 2011 को क्या आई थी, 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आया था। यहाँ पर जननी शिशु सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस फ्री कर दी गई, 104 नंबर पर कॉल घुमाना है और एम्बुलेंस होगी आपके आ जाती थी यहाँ पर। और मोटिवेट किया गया कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है ताकि आने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशन है मदर और उसके चाइल्ड में उसको क्या किया जाए, कम किया जा सके। और ये सभी क्या था, आपके 1 बाय 1 करके बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में आपने डील कर लिया गया। तो JSSK कब आई थी ये सभी आपने पढ़ लिया है, 1 जून 2011 को आया था। तो यहाँ पर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2011 है, आप 17 दिख रहा होगा अगर आपको, तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लो। 2011 को 1 जून 2011 को क्या आई थी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम देखने को मिला। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपने डील कर लिया है। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात पढ़ते हैं यहाँ पर 48 प्रोग्राम के बारे में आपने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग कब आया था। तो नीति आयोग आया 11 जून 2015 को नीति आयोग आया था। और बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट RBSK के बारे में, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, तो RBSK आया था 2013 में अंडर द NRHM के अंडर में ही RBSK को स्टार्ट किया गया 2013 में, जिसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या है यहाँ पर फ्री क्या किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है अंडर द RBSK के अंडर में। तो बात करें यहाँ पर RBSK के बारे में, राष्ट्रीय RBSK का मतलब होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था, 2013 में आया। किसके अंडर में आया, तो अंडर NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में NRHM को स्टार्ट किया गया, जहां पर क्या किया जाता है, जो बच्चे होते हैं, राष्ट्रीय बाल होते हैं, बच्चों का क्या किया जाता है यहाँ पर फ्री इलाज किया जाता है। तो RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, तो यहाँ पर आज आपकी 50 लगने वाली है। बात करें नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग कब आया था, तो नीति आयोग कब आया, यहाँ पर 11 जून 2015 को क्या स्टार्ट हुआ, नीति आयोग कब आया था, नीति आयोग आया था 11 जून 2015 को नीति आयोग आया था। नीति आयोग क्या है, नेशनल प्लानिंग कमीशन था, उसी को क्या करके रीनेम्ड कर दिया गया, कब, 11 जून 2015 को। बात करते हैं नीति का इसमें मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, नीति क्या होता है, नीति का मतलब होता है नेशनल। अब यहां पर नीति की बात करते हैं, लोगों की पता नहीं कहां पर नीयत चली जाती है। बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और धांसू टॉपिक के बारे में आज अपने 1 बाय 1 करके 50 प्रोग्राम के बारे में पढ़ लिया है। तो आने वाले देश और दुनिया के जो भी प्रोग्राम है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा, आप यहाँ पर बिना रुके आंसर दे सकते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन के बारे में आपने डील कर लिया है, क्या प्रोग्राम था, किसके लिए चलाया गया था, कब आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको याद रखना है सन के बारे में कि सन कौन सी सन में कौन सा प्रोग्राम आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मेनली मैंने जहां पर स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कराया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर रहने वाला है कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो। इसीलिए आपको अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना है। जहां पर लोग आपके हार की प्रतीक्षा करते हैं, उसी टाइम पे आपकी मां होती है, आपकी जीत
जीत का इंतजार करती रहती है, तो आपको पूरी तरीके से पूरे डेडिकेशन, जोश, जुनून और जज्बे के साथ में अपने आप को तैयार करके पूरी तरीके से एग्जाम को और अपने सफलता को पाने के लिए पूरा जोश, जुनून और जज्बा लगा दीजिए। रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। तो आप में अंदर भी वो, आपके खून के अंदर भी वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। तो आपको अपना बाला फेंकना है, अपने लक्ष्य तक जाना है और अपने लक्ष्य को पाकर के और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना है। तो इसी की उम्मीद के सहारे तो ये दरिया पार होगा, कभी ना कभी तो आपको भी आपकी किताबों से प्यार होगा। अगर आज आपको दीवाना ही बनना है तो आज आपको किताबों का दीवाना बनना है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। इसीलिए आपको किसी सोना मोना जानू बेबी का दीवाना बनकर रहना है या अपनी किताबों का दीवाना बनकर के अपने लक्ष्य को पाना है। ये खुद से अपने आप से डिसाइडेड करना है, अपने दिल से पूछना है, अपने घर वालों के और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए नर्सिंग ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो ख्वाब आपने देख रखा है उसको पूरा करने का टाइम आ गया है, समय आ गया है अपने सपनों को उड़ान देने का। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।